हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके ओनली एंड वन यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाटिका में। जी दोस्तों, आई एम समीर सर, योर इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, अगर आप बेसिक्स टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और प्ले लिस्ट में जाकर आप बेसिक्स से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखें। यह दोस्तों, यहाँ पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा इंग्लिश ग्रामर का और हर वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और आपको इंग्लिश ग्रामर सीखने में काफ़ी सहायक साबित होगा। चलिए दोस्तों, चूँकि पिछले कई वीडियो से हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो सेंटेंस मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था और आगे मैं उसको एडवांस तक लेकर जाऊंगा। तो उसको कई पार्ट्स में मैंने बनाया है और आगे भी वो पार्ट्स जारी रहेंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज का जो वीडियो लेकर आया हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत सेंटेंस का ही पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लाउज यानी एडजेक्टिव क्लाउज को। जी हाँ दोस्तों, ये आज का वीडियो पार्ट 8 है। पार्ट 7 में हमने टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लाउज का पहला टाइप पढ़ा था, नाउन क्लाउज, और उसको बहुत अच्छे ढंग से हम लोग समझे थे वहाँ पे, और सेंटेंस में कैसे नाउन क्लाउज को पहचानना है हम लोगों ने सीखा था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यह दोस्तों, आगे हम आज सीखेंगे एडजेक्टिव क्लाउज, यानी एडजेक्टिव क्लाउज को हम सेंटेंस में कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे उसको पहचानेंगे और किस तरह के होते हैं एडजेक्टिव क्लाउज। इन सब बातों की जानकारी आज के वीडियो मिलने वाली है, इसलिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, इसको कंप्लीट शुरू से लेकर अंत तक देखिए और समझिए एडजेक्टिव क्लाउज। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद आपको एडजेक्टिव क्लाउज पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले, जो पिछले वीडियो मैंने आपसे कुछ प्रश्न किए थे, यानी आपको कुछ प्रश्न दिए थे प्रैक्टिस के लिए, उनका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। आंसर शीट 1 जो है, जिसके अंतर्गत आपको प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज को ढूंढना था सेंटेंसेस में, तो ये मैंने ढूंढ कर आपके सामने इसका आंसर शीट तैयार किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने आंसर से मैच करें। यह दोस्तों, इस पार्ट में प्रिंसिपल क्लाउज और सेकेंड पार्ट में सबऑर्डिनेट क्लाउज है। आप देखकर अपने आंसर से मैच कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपके आंसर 100% सही होंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से समझा है क्लाउज को। ये दोस्तों, अगला आंसर शीट ये है आपके सामने। इसके अंतर्गत आपको कोऑर्डिनेट क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज को पहचान करनी थी। तो ये आंसर शीट है 10 क्वेश्चन का। आप इसके भी स्क्रीनशॉट लेकर अपने आंसर से मैच करें। मुझे उम्मीद है कि इसके भी आंसर्स आपके आंसर से बिल्कुल मैच करेंगे, क्योंकि जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो प्रश्न आपके लिए कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, आप आसानी से उनको हल कर पाते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर इनको अटैम्प्ट करते हैं तो आपको सही सही आंसर मिलेगा। चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने नाउन क्लाउज बताया था और आप लोगों ने नाउन क्लाउज का सही ढंग से अध्ययन भी किया। कंप्लीट अध्ययन मैंने नाउन क्लाउज का बताया था। उससे रिलेटेड आज का प्रैक्टिस सेट आपके सामने है, तो आप इसका प्रैक्टिस अपने घर पे करेंगे स्क्रीनशॉट लेकर। इसमें करना क्या है दोस्तों, फाइंड आउट नाउन क्लाउज फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी दिए गए सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है, नहीं अब सबऑर्डिनेट क्लाउज पहचानना है, नहीं प्रिंसिपल क्लाउज पहचानना है, बल्कि आपको सबऑर्डिनेट क्लाउज का पहला टाइप पहचानना है, जो कि है नाउन क्लाउज। यहाँ दोस्तों, इन 10 सेंटेंसेस में जो नाउन क्लाउज है आपको उसको पहचान कर बता देना है कि कौन सा, कहाँ से लेकर कहाँ तक का जो पार्ट है वो नाउन क्लाउज है। आई होप आप लोग इसको मन लगा करेंगे और इसका आंसर मैं आपको आने वाले पार्ट में बताऊंगा। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं, एडजेक्टिव क्लाउज। ये दोस्तों, एडजेक्टिव क्लाउज। एडजेक्टिव क्लाउज क्या होता है? तो एडजेक्टिव क्लाउज को समझने के लिए हमें एडजेक्टिव जानना जरूरी है। दोस्तों, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव हम लोग पढ़े हैं कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाला शब्द होता है, यानी ये विशेषता क्वालिफाई करने वाला शब्द होता है। तो जो काम एडजेक्टिव करता है वो काम एडजेक्टिव क्लाउज भी करेगा। जिस प्रकार जो काम नाउन कर रहा था वो काम नाउन क्लाउज ने किया, तो इन द सेम वे उसी प्रकार एडजेक्टिव भी वही काम करेगा जो एडजेक्टिव क्लाउज भी वही काम करेगा जो एडजेक्टिव करता है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। अ डिपेंडेंट क्लाउज दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लाउज। जी हाँ दोस्तों, वैसा आश्रित उपवाक्य जो विशेषण का कार्य करता हो, और विशेषण का क्या काम होता है? नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, तो वही काम करता है।
तो उस तरह के क्लाउज को हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव क्लाउज कहेंगे। क्योंकि दोस्तों एडजेक्टिव क्लाउज या तो कोई रिलेटिव प्रोनाउन से या रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होता है, या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से या इंट्रोगेटिव एडवर्ब शुरू होता है। क्योंकि ज़्यादातर एडजेक्टिव क्लाउज रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब से ही शुरू होते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम रिलेटिव क्लाउज भी होता है। ये दोस्तों याद रखेंगे, एडजेक्टिव क्लाउज को रिलेटिव क्लाउज भी कहा जाता है, जबकि नाउन क्लाउज को केवल नाउन क्लाउज कहा जाता है, एडवर्ब क्लाउज को केवल एडवर्ब क्लाउज कहा जाता है, जबकि एडजेक्टिव क्लाउज के दो नाम हो गए, एक हुआ एडजेक्टिव क्लाउज और दूसरा हुआ रिलेटिव क्लाउज। आई होप आपको याद रहेगा। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव इज टू मॉडिफाई या डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। सिमिलरली एन एडजेक्टिव क्लाउज मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन ऑफ द मेन क्लाउज। यानी फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी जिस प्रकार एक विशेषण का जो फंक्शन होता है, एडजेक्टिव का जो फंक्शन होता है, वो मॉडिफाई करना होता है, यानी डिस्क्राइब करना होता है, विशेषता बतलाना होता है, किसका, नाउन या प्रोनाउन का। इन द सेम वे, सिमिलरली, उसी प्रकार एक एडजेक्टिव क्लाउज भी क्या करेगा, मेन क्लाउज में जो भी नाउन या प्रोनाउन आएंगे उसको मॉडिफाई करेगा। कैसे मॉडिफाई करेगा, कैसे डिस्क्राइब करेगा, देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो पहला एग्जाम्पल है, आई सॉ अ मैन हु वाज ब्लाइंड। मैंने एक आदमी को देखा जो अंधा था। तो इस बड़े सेंटेंस में दो क्लाउज हैं, एक तो है आई सॉ अ मैन और एक हु वाज ब्लाइंड। तो हु वाज ब्लाइंड चूंकि हु से स्टार्ट हुआ इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है, और आई सॉ अ मैन यहाँ पे क्या है, मेन क्लाउज है। अब ये सबऑर्डिनेट क्लाउज एडजेक्टिव क्लाउज है कि नहीं, ये हम लोग पता करेंगे। दोस्तों एडजेक्टिव क्लाउज का फंक्शन होता है कि मेन क्लाउज जो है उस मेन क्लाउज में दिए गए नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। देखिए दोस्तों, यहाँ मेन क्लाउज आई सॉ अ मैन और इसमें नाउन कौन है, मैन, और इस मैन को मॉडिफाई कौन कर रहा है, ये क्लाउज कर रहा है, हुआ। यानी मैन के बारे में ही बता रहा है कि हु वाज ब्लाइंड। मैं एक आदमी से मिला जो अंधा था। तो कौन अंधा था, आदमी अंधा था, मतलब आदमी को ये डिस्क्राइब कर रहा है ये क्लाउज। इस वजह से ये हो गया एडजेक्टिव क्लाउज। अगला एग्जांपल देखते हैं, अ मैंगो दैट स्मेल्स बैड इज रोटेन। आम जो गंध देती है सड़ गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आम और इज रोटेन ये मेन क्लाउज हुआ, ए मैंगो इज रोटेन ये मेन क्लाउज हुआ। लेकिन इसी मेन क्लाउज में ये जो दैट स्मेल्स बैड ये जो क्लाउज घुसा हुआ है वो मैंगो के बारे में आपको वर्णन कर रहा है कि वो आम जो गंध देती है। तो गंध दे रही है कहने का मतलब आम के बारे में बताया जा रहा है, तो ये आम को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए हो गया एडजेक्टिव क्लाउज। अगला एग्जांपल, ही मेट ए गर्ल विच इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ये गर्ल को कौन मॉडिफाई कर रहा है, विच इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लाउज। द हाउस वेयर आई लिव, अब ये हाउस को मॉडिफाई कर रहा है वेयर आई लिव क्लाउज, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लाउज। जी हाँ दोस्तों, पहले वाक्य में हु रिलेटिव प्रोनाउन, दैट रिलेटिव प्रोनाउन, विच रिलेटिव प्रोनाउन, अन्य वाक्य वेयर रिलेटिव एडवर्ब या इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपका एडजेक्टिव क्लाउज या तो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगा या रिलेटिव एडवर्ब से, या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से या इंट्रोगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होगा। तो आपने देखा कि इसको हम लोग रिलेटिव क्लाउज भी कहते हैं। आई होप आपने इस स्लाइड के सारी बातों को अच्छे ढंग से समझ लिया। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अब हम समझेंगे एडजेक्टिव क्लाउज से संबंधित कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ताकि आप जब एक्सरसाइज करें तो उसमें वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। चलिए, पहला जो पॉइंट है याद रखने के लिए, वो पॉइंट क्या है दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एडजेक्टिव क्लाउज की शुरुआत जिस रिलेटिव प्रोनाउन से हो या रिलेटिव एडवर्ब से हो तो उसका हिंदी अर्थ क से होता था शुरू। यह बात मैंने पिछले वीडियो में बताया है। और वही जस्ट उसका अपोजिट एडजेक्टिव क्लाउज की शुरुआत जब किसी रिलेटिव प्रोनाउन से या रिलेटिव एडवर्ब से होगी तो उसका हिंदी किससे होगा, ज से होगा। कैसे, देखते हैं। तो देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन है। तो दैट है पहला। तो वहाँ पे हम लोग नाउन क्लाउज में दैट का मतलब की पढ़े थे और यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं, यानी ज से शुरू हो रहा है। वहाँ पर यानी नाउन क्लाउज में हम लोग हु का मतलब कौन, तो यहाँ पे जो। वहाँ पर हुज का मतलब किसको, तो यहाँ पे जिसको। नाउन क्लाउज में हुम का मतलब किन को, तो यहाँ पे जिनको। विच का मतलब वहाँ जिस किसे या किसको, तो यहाँ जिसने। और यहाँ पे दो और रिलेटिव प्रोनाउंस है, एज है और बट है। इनसे शुरू होने वाला क्लाउज भी एडजेक्टिव क्लाउज होता है। कैसे होता है हम आगे डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉय हु स्टोल द वॉच वाज कट, लड़का जिसने घड़ी चुराई पकड़ा गया। तो दोस्तों यहाँ पे हु का मतलब आ गया जिसने, यानी कि कौन आया। कौन नहीं आया,
चूंकि ये रिलेटिव क्लाउज है यानी एडजेक्टिव क्लाउज है, चूंकि ये बॉय के बारे में डिटेल कर रहा है ना, इसलिए एडजेक्टिव क्लाउज, ये नाउन क्लाउज नहीं है। अगर ये नाउन क्लाउज होता तो यहाँ पे हु का मतलब जिसने नहीं आता क से होता। तो आप अंतर सही से समझेंगे। ये एडजेक्टिव क्लाउज कैसे है, चूंकि यहाँ पे ये बॉय के बारे में क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, डिटेल बता रहा है। अगला एग्जाम्पल है दिस इज द हाउस दैट गजोधर बिल्ट। यह घर है, यही घर है जिसे गजोधर ने बनाया। तो मतलब दैट गजोधर बिल्ट, ये किसके बारे में, हाउस के बारे में बताया जा रहा है। तो ये एडजेक्टिव क्लाउज है। दिस इज द मैटर विच आई वॉन्टेड टू टेल। यही बात है जिसे मैं बताना चाहता था। तो ये बात नाउन है यानी मैटर नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है विच आई वॉन्टेड टू टेल। तो विच का मतलब यहाँ पे जिसे लेना है, तो मैंने जिसे लिया, यही बात है जिसे मैं बताना चाहता था। तो देखा दोस्तों, यहाँ पे जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस है सबकी हिंदी अर्थ किससे आ रहा है, ज से आ रहा है। अब देखते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स को। तो रिलेटिव एडवर्ब्स में देखते हैं, पहला है वाई, तो वहाँ पे क्यों, तो यहाँ पे क्या आया, ज्यों। हाउ नाउन क्लाउज में कैसे था, और यहाँ पे क्या हो गया, जैसे। व्हेन नाउन क्लाउज में जब था, और एडजेक्टिव क्लाउज में व्हेन नाउन क्लाउज में कब था, और एडजेक्टिव क्लाउज में क्या हो गया, जब। वेयर वहाँ पे कहाँ था, और यहाँ पे क्या है, जहाँ। तो देखते हैं इसका भी यूज कैसे करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है स्प्रिंग इज द सीजन। स्प्रिंग मैंने बसंत, बसंत वह मौसम है व्हेन नेचर अपीयर्स एट हर बेस्ट, जब प्रकृति अपने सबसे अच्छे रूप में प्रकट होती है। यानी स्प्रिंग मौसम में ही प्रकृति सबसे अपने अच्छे रूप में प्रकट होती है। तो यहाँ पे दोस्तों व्हेन का मतलब आया जब, और अगर ये नाउन क्लाउज में यूज होता तो वहाँ पे क्या देता अर्थ, कब। याद रखेंगे दोस्तों, काफी बड़ा अंतर है नाउन क्लाउज में और एडजेक्टिव क्लाउज में। अगला और लास्ट एग्जाम्पल है दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न। यही वह घर है जहां मैं पैदा हुआ। तो वेयर का मतलब यहाँ कहाँ नहीं करना है, क्योंकि ये हाउस की विशेषता बतलाई जा रही है। तो हाउस को मॉडिफाई कर रहा है कौन, ये क्लाउज वेयर आई वॉज बोर्न। तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लाउज, और एडजेक्टिव क्लाउज में वेयर का मतलब होगा जहां। तो यही वो घर है जहां मैं पैदा हुआ। तो देखा दोस्तों, आपने पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि एडजेक्टिव क्लाउज की शुरुआत हमेशा जिस रिलेटिव प्रोनाउन से हो या रिलेटिव एडवर्ब से हो, उसका हिंदी में अर्थ क्या लगाएंगे, ज से लगाएंगे। याद रखेंगे दोस्तों। आई होप आपने इस स्लाइड को भी अच्छे ढंग से समझ लिया। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, जो इसी का पार्ट है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है वो देखना है। जी हाँ दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन हो या रिलेटिव एडवर्ब हो, उसके भी केस होते हैं। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन हु है, तो हु को सब्जेक्टिव कैसे माना जाता है, उसका पोसेसिव केस हुज होता है, और ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है। दैट के लिए दैट ही तीनों होता है। दैट सब्जेक्टिव भी होता है, दैट पोसेसिव भी होता है, और दैट ऑब्जेक्टिव भी होता है, दैट्स पोसेसिव होता है। विच के लिए भी वही बात है, विच सब्जेक्टिव होता है, और विच पोसेसिव होता है, और विच ऑब्जेक्टिव होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं ये तीनों केस आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ कि बात करेंगे हम ऑब्जेक्टिव केस की। जी हाँ दोस्तों, जब रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में हो तो इसका प्रयोग नहीं भी हो सकता है। मतलब वहां पे हम लोग क्लियर लिख भी नहीं सकते हैं, तब भी अर्थ मिलेगा। कैसे मिलेगा, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है जिस लड़के से मैं कल मिला था वह आज आया है। अब देखिए, द बॉय हुम आई मेट यस्टरडे। जी हाँ दोस्तों, लड़का जिससे मैं कल मिला था। तो ये हुम आई मेट यस्टरडे में हुम क्या है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो दोस्तों, जब किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में हो तो हम उसको लिखें या न लिखें, अर्थ पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर हम लिख के ही बनाते हैं तब भी आपका सेंटेंस सही माना जाएगा, और बिना लिखे हुए बनाते तब भी आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। बस याद रखना है कि वो केस कौन सा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो देखिए, द बॉय, हुम को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, हुम नहीं है, तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा द बॉय आई मेट यस्टरडे हैज कम टुडे। इसका भी हिंदी मीनिंग सेम होगा, जिस लड़के से मैं कल मिला था वो आज आया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्टिव केस में है तो उसको हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। सेंटेंस के अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आई होप आपने इस पॉइंट को भी समझ लिया और याद रखेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलेटिव प्रोनाउन एज। जैसा कि पिछले स्लाइड में मैंने बताया था कि यहाँ पे एज जो या जैसा कि, और बट जो जिसने, ये भी एडजेक्टिव क्लाउज को शुरू करता है। तो कैसे शुरू करता है उसको हम लोग देखेंगे आगे। तो ये एज, जिसका हिंदी जो, जैसा कि या जिस तरह होता है, जब ये एडजेक्टिव क्लाउज को शुरू करता है। देखिए, एज से आरंभ होने वाला क्लाउज, यानी एज से शुरू होने वाला क्लाउज एडजेक्टिव क्लाउज तब होता है
जब वह प्रिंसिपल क्लाउज में प्रयुक्त नाउन के बाद आता है और उसकी विशेषता बतलाता है। जी हाँ दोस्तों, ये एज क्लाउज जहाँ से शुरू होगा उसको एडजेक्टिव क्लाउज हम तभी मानेंगे जब वो क्या काम करेगा, यानी जो प्रिंसिपल क्लाउज में जो नाउन होगा उसकी क्या करेगा, ये विशेषता बतलाता है। और याद रखेंगे एज का प्रयोग कैसे वाक्य में होता है, जिस वाक्य में सच हो या द सेम हो। याद रखेंगे दोस्तों, वैसा सेंटेंस, बड़ा सेंटेंस जिसमें सच या द सेम का प्रयोग किया गया हो, उसी में हम लोग एज से क्लाउज स्टार्ट करते हैं, जो क्लाउज एडजेक्टिव क्लाउज होता है। कैसे, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ही इज नॉट सच अ फाइन मैन, ये दोस्तों ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्लाउज। एज आई थॉट, यानी वह इतना अच्छा आदमी नहीं है जैसा मैंने सोचा था। देखिए दोस्तों, इस वाक्य में सच का प्रयोग हुआ, सच का प्रयोग हुआ तो अब रिलेटिव क्लाउज के रूप में, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कौन आएगा, एज आएगा। अगर यहाँ सच नहीं होता तो यहाँ एज नहीं आता। याद रखेंगे एज का प्रयोग सच या द सेम के बाद ही होता है, तो सच आया तो उसके बाद क्या आ गया, एज आ गया। और एज किसके बाद आया, इस प्रिंसिपल क्लाउज में प्रयुक्त नाउन के बाद, यानी ही इज नॉट सच अ फाइन मैन, ये एक प्रिंसिपल क्लाउज है और इसमें जो प्रयुक्त नाउन है मैन, उसके बारे में बताया एज आई थॉट। तो आई होप आपने समझ लिया। ये हो गया वह उतना अच्छा आदमी नहीं जैसा मैंने सोचा था, जैसा कि मैंने सोचा था। अगला एग्जांपल, दिस इज द सेम बुक एज आई वांटेड। तो एज इस नाउन के बारे में कुछ बता रहा है और चूंकि इस वाक्य में द सेम भी आया है तो एज यहाँ आना ही था। तो एज आई वांटेड, यही वह किताब है, यही वही किताब है जिस तरह किताब मैं चाहता था, जैसा कि मैं चाहता था। तो आपने देखा कि एज वैसे वाक्य में आता है जिसमें सच या द सेम हो, और ये हमेशा उस नाउन के बाद आता है जिसकी ये क्या करता है, विशेषता बतलाता है। तो आप लोग एज को भी क्लियर कर लिए। अब बढ़ते हैं अगला रिलेटिव प्रोनाउन बट की तरफ। जी दोस्तों, मैंने पिछले स्लाइड्स में मैंने बताया आपको कि ये बट से भी शुरू होने वाला क्लाउज जो होता है क्या होता है, एडजेक्टिव क्लाउज होता है, जो या जिसने। तो समझते हैं कैसे, तो इसके लिए देखते हैं बट का प्रयोग। तो बट को हम रिलेटिव प्रोनाउन में कैसे लेते हैं, तो बट को जब रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है तो उसका मतलब जो या जिसने होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज भी करते हैं। तो याद रखेंगे, इसके बारे में जो ही बातें बताई जाएगी उससे आप जरूर याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, बट से आरंभ होने वाला, यानी बट से स्टार्ट होने वाला एडजेक्टिव क्लाउज हमेशा कौन सेंस देगा, नेगेटिव सेंस देगा। हाँ दोस्तों, याद रखेंगे कि बट से स्टार्ट होने वाला एडजेक्टिव क्लाउज नेगेटिव सेंस देता है और एज से स्टार्ट होने वाला एडजेक्टिव क्लाउज पॉजिटिव सेंस देता है। तो ये एक बात क्लियर हो गई कि बट से जो एडजेक्टिव क्लाउज स्टार्ट होगा वो कौन सेंस देगा, नेगेटिव, यानी नेगेटिव होगा, और वह हु या विच से शुरू होने वाले नेगेटिव एडजेक्टिव क्लाउज का स्थान पाता है। यह दोस्तों, वैसे सारे क्लाउज जो हु या विच से शुरू हो और नेगेटिव हो, वैसे सारे क्लाउज जो हु या विच से शुरू हो और नेगेटिव हो, उस स्थान पे हम लोग बट का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो हम उसके लिए देखते हैं नीचे। यदि हु विच से शुरू होने वाले क्लाउज का निम्नलिखित स्ट्रक्चर हो, ये इस स्ट्रक्चर पर अगर हो तो हु विच के स्थान पर बट का प्रयोग हो सकता है एडजेक्टिव क्लाउज बनाने के लिए। कैसे, तो देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है आपका, तो क्लाउज का जो स्ट्रक्चर होगा यह तो होगा हु या विच, उसके बाद वर्ब्स आएंगे, वर्ब्स में वाज भी आ सकता है, वेयर भी आ सकता है, डू, डज, डिड, इस प्रकार से और भी वर्ब आ सकते हैं। उसके बाद नॉट आएगा, चूंकि हु या विच से शुरू होना कौन एडजेक्टिव क्लाउज चाहिए हमको, नेगेटिव एडजेक्टिव क्लाउज चाहिए, तो नॉट होना जरूरी है। और उसके बाद अदर वर्ड्स रहेंगे। तो इस स्ट्रक्चर पर अगर सेंटेंस दिया रहे तो हम वहां पे हु और विच के जगह पर किसका प्रयोग करेंगे, बट का। देखते एग्जाम्पल में, ऐसा आदमी ही नहीं है जो इस सच्चाई पर विश्वास नहीं करता हो। ये एक सेंटेंस है, इसको हम लोग बना रहे हैं। देयर इज नो मैन हु डज नॉट बिलीव इन दिस रियलिटी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए ये आपका प्रिंसिपल क्लाउज और ये होगी आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज। चूंकि यहाँ पे मैन की बात की जा रही है और मैन के बारे में ही बताया जा रहा है सारी बात, तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लाउज। तो मैंने कहा कि हु या विच से शुरू होने वाला नेगेटिव एडजेक्टिव क्लाउज, तो चूंकि ये हु से शुरू हो रहा है तो एडजेक्टिव क्लाउज है, मैन की विशेषता बता रहा है, तो और इसमें नॉट दिया हुआ तो ये नेगेटिव है। जी हाँ दोस्तों, अब इस कंडीशन में हु आ गया, वर्ब डज आ गया और उसके बाद नॉट आ गया, तो ये बात फॉलो कर रहा है। अब हम इस हु के बदले हम बट का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, देयर इज नो मैन, अब हु के बदले देंगे बट, चूंकि बट ऑलरेडी नेगेटिव है
तो एक सेंटेंस में डबल नेगेटिव तो आएगा नहीं, तो इसलिए यहाँ से नॉट हट जाएगा। तो बट आया, इसलिए डज नॉट बिलीव क्या बन गया, बिलीव्स बन गया इन दिस रियलिटी। जी दोस्तों, आई होप आपने समझा। ध्यान से देखेंगे कि हु है, वर्ब है, नॉट है, तो उस कंडीशन में हम लोग वहाँ पे हु के बदले बट का प्रयोग कर सकते हैं। और जब बट आ जाएगा तो वो सेंटेंस ऑलरेडी बट नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए नॉट नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। अगला एग्जांपल देखते हैं, कोई नहीं था जिसने मुझे नहीं देखा, तो देयर वाज नो वन हु डिड नॉट सी मी। अब फिर यहाँ पे हु आया, डिड आया, नॉट आया, तो अब इस हु के बदले हम लोग सीधा बट दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, देयर वाज नो वन बट सॉ मी। अब जब बट दे दिए तो बट तो ऑलरेडी नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो डिड नॉट हट जाएगा, और चूंकि ये डिड पास्ट का है इसलिए सी क्या बन गया, सॉ भी बन गया। आई होप आपने इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लिया। इन्हें बट से आरंभ होने वाला जो एडजेक्टिव क्लॉज होगा हमेशा नेगेटिव सेंस देगा। याद रखेंगे इस स्ट्रक्चर को कि हु विच के बाद नेगेटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो हम उस जगह पर बट लगा सकते हैं। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस प्रकार का वाक्य जो होगा, यानी बट जो एडिशन होगा वाक्य, वो प्रायः किससे शुरू होगा, देयर से शुरू होगा। यानी देयर से शुरू होने वाले वाक्य में ही इस तरह का जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो कर सकते हैं हम लोग, यानी हु विच के जगह पर बट का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप आपने इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी अच्छे ढंग से समझ लिया। चलते हैं अब आगे। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट नहीं है दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे एक छोटी सी चीज़, एडजेक्टिव जिसको हम लोग रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं, उसके दो टाइप्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज दो प्रकार से आएंगे। पहला जो आएगा वो आएगा डिफाइनिंग और रिस्ट्रिक्टिव, यानी डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कहिए या डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज कहिए, या रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज कहिए या रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज कहिए। यानी आपके एडजेक्टिव क्लॉज भी दो तरीके से आएंगे, टू टाइप्स के होंगे, पहला डिफाइनिंग और रिस्ट्रिक्टिव। अब ये होता क्या है देखते हैं। A defining or restrictive relative clause limits the meaning of preceding noun or pronoun, यानी आने वाले नाउन प्रोनाउन के अर्थ को क्या करता है, लिमिट करता है। कैसे समझते हैं कि जो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज जो होता है वो एंटीसीडेंट क्या होगा, जो अनिश्चित नाउन प्रोनाउन होता है, यानी वाक्य में जो नाउन प्रोनाउन होगा अनिश्चित, वो एंटीसीडेंट कहलाता है, को क्या करता है, परिभाषित करता है, वो निश्चित बनाता है। कैसे देखते हैं एग्जाम्पल से। द मैन दैट आई वॉज लुकिंग फॉर डाइड, आदमी जिसे मैं ढूंढ रहा था मर गया। ये दोस्तों, इस वाक्य में मैन नाउन है। देखिए दोस्तों, इस वाक्य में जो मैन नाउन है वो क्या है, अनिश्चित नाउन है। अगर हम इस वाक्य से दैट आई वॉज लुकिंग फॉर को हटा देते हैं तो क्या बचता है, द मैन डाइड, आदमी मर गया। क्या आप वो मैन निश्चित हो रहा है कि कौन आदमी मरा, निश्चित तो नहीं हो रहा है, इसलिए ये अनिश्चित नाउन है। तो अनिश्चित नाउन है इसलिए ये एंटीसीडेंट कहलाएगा। और इसके बारे में जब ये क्लॉज आ गया दैट आई वाज लुकिंग फॉर, तो अब ये निश्चित हो गया, यानी इसने परिभाषित कर दिया उसको और निश्चित बना दिया कि आदमी वही मरा जिसको मैं ढूंढ रहा था। तो ये हो गया आपका डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। अगला एग्जाम्पल, द बॉय हु हेल्प्ड यू हैज कम टुडे। अगर द बॉय हैज कम टुडे, लड़का आज आया है, अगर हम हु हेल्प यू न बोले तो क्या अर्थ क्लियर हो रहा है, क्या परिभाषा सही हो रहा है, लड़का आज आया, कौन लड़का, निश्चित है क्या, नहीं है। लेकिन जैसे ही हम ये क्लॉज प्रयोग कर दें, द बॉय हु हेल्प यू, लड़का जिसने तुम्हारी मदद की आज आया है, अब तो क्लियर हो गया कि कौन लड़का। तो इस क्लॉज ने क्या किया, इस बॉय को क्या कर दिया, निश्चित बना दिया, यानी डिफाइन कर दिया, इसलिए हो गया डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज या डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज। दोस्तों, आपने समझा कि एडजेक्टिव क्लॉज दो प्रकार के होते हैं। पहला डिफाइनिंग क्या होता है, जो आकर वाक्य में अपने एंटीसीडेंट को यानी नाउन प्रोनाउन क्या करता है, वो निश्चित बनाता है। और याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के पहले कॉमा का प्रयोग नहीं होता है, इसमें कहीं भी कॉमा का प्रयोग नहीं किया गया, ना यहाँ किया गया है ना यहाँ किया गया है, कॉमा का प्रयोग नहीं होता है। जब कॉमा का प्रयोग ना हो तो वो डिफाइनिंग कहलाएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, कैसे समझेंगे डिफाइनिंग को, तो जब बिना एडजेक्टिव क्लॉज के अर्थ स्पष्ट न हो तो उसे डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज समझाता है। यानी बिना एडजेक्टिव क्लॉज, यानी इसके बिना क्या इसका अर्थ मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, तो डिफाइनिंग। और इसके बिना भी अर्थ मिलेगा तो आगे पढ़ेंगे नॉन डिफाइनिंग। तो आई होप दोस्तों आपने डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज समझ लिया। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला है नॉन डिफाइनिंग या नॉन रेस्ट्रिक्टिव। तो ये क्या करता है, डज नॉट लिमिट द मीनिंग ऑफ प्रीसीडिंग नाउन और प्रोनाउन, यानी ये क्या करता है, आने वाले नाउन प्रोनाउन का मतलब अर्थ स्पष्ट नहीं करता है।
देखिए यह अपने बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन को परिभाषित नहीं करता है, क्योंकि वह नाउन प्रोनाउन पहले से क्या होता है, निश्चित रहा। डिफाइनिंग में नाउन प्रोनाउन अनिश्चित होता है और इसमें नाउन प्रोनाउन क्या होगा, निश्चित होगा। कैसे, देखिए हेमा मालिनी whom we call ड्रीम गर्ल इज अ फेमस एक्ट्रेस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हेमा मालिनी एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है और हेमा मालिनी के बारे में बताएगा whom we call ड्रीम गर्ल, जिसे हम लोग ड्रीम गर्ल कहते हैं। अगर इस क्लाउज को हम हटा के भी बोलते हैं तो लोग समझ सकते हैं कि हेमा मालिनी एक फेमस अभिनेत्री, ये बात क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे क्लाउज रहे तब भी इसका अर्थ क्लियर है और न रहे तब भी अर्थ क्लियर है, इसलिए ये नॉन डिफाइनिंग क्लाउज हुआ। ये क्लाउज इसको डिफाइन नहीं करना पड़ रहा है, हमने हेमा मालिनी को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है इस क्लाउज को। तो ये आ गया है, इसके बारे में कुछ मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए यहाँ पे ये नॉन डिफाइनिंग डायरेक्टिव क्लाउज कहलाएगा। अगला एग्जाम्पल देखें, गजोधर हु इज गुड सिंगर विल सिंग टुडे। गजोधर विल सिंग टुडे, गजोधर आज गाएगा, ये कहने से भी क्लियर है गजोधर नाम का आदमी आज गाएगा, निश्चित है। लेकिन गजोधर के बारे में और इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, हु इज ए गुड सिंगर, जो कि एक अच्छा सिंगर है। तो ये क्लाउज आकर इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए एडजेक्टिव क्लाउज हुआ। और चूंकि इसके रहने और न रहने से इसके अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए नॉन डिफाइनिंग क्लाउज हुआ। और याद रखेंगे नॉन डिफाइनिंग डायरेक्टिव क्लाउज के पहले और अंत में क्या लगता है, कॉमा लगता है। देखिए दोस्तों, यहाँ भी कॉमा है, यहाँ भी कॉमा है, यहाँ भी कॉमा है और यहाँ भी कॉमा है, तो कॉमा का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। तो नॉन डिफाइनिंग, डिफाइनिंग में बिना कॉमा और नॉन डिफाइनिंग में कॉमा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब बिना एडजेक्टिव क्लाउज के भी अर्थ स्पष्ट हो जाए तो उसे नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लाउज कहा जाता है। तो आप होप आज का वीडियो आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में भी आया। तो कैसा लगा दोस्तों, मैं कमेंट में बताइएगा आज का वीडियो, और बने रहिए अगले क्लाउज की तरफ। हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जितना ज़्यादा कमेंट करें मुझे उतनी ज़्यादा खुशी होती है। आई होप मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे ढंग से ग्रामर सिखा सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।